नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीएफ ईपीएफ के बैलेंस के विड्रॉल रूल्स के बारे में। लेटेस्ट क्या अपडेट है, लेटेस्ट में बदलाव क्या हुए हैं, क्या इसमें चेंजेज आए हैं, कितना अमाउंट अपन विड्रॉ कर सकते हैं। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और जो ईपीएफओ के मेंबर हैं। उसमें आज हम जानेंगे कौन सी प्रीवियस कितनी कैटेगरीज थी, अब उन कैटेगरीज को कितने कैटेगरीज में कंसोलिडेट किया गया है। बिकॉज प्रीवियस में बहुत सारी कैटेगरीज थी, अब उसे कंसोलिडेट करके प्रमुख 3 कैटेगरीज में सिंप्लीफाई किया गया है। पार्शियल विड्रॉल के नियम में क्या चेंजेज आए हैं, पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, 12 मंथ्स का नया रूल क्या है, 25% पैसा क्यों बचाकर रखना होगा, उसके क्या कंडीशंस हैं, किस सिचुएशंस में पैसा निकाल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो पूरा पीएफ कब निकाल पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से भी पूरा कैलकुलेशन समझाऊंगा। पहले समझिए पीएफ विड्रॉल के नए बदलाव क्या है। इस कंफ्यूजन को पहले दूर करते हैं। पहले ईपीएफओ में पार्शियल विड्रॉल के लिए अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बहुत सारी प्रोविजंस थे। एजुकेशन का अलग, मैरिज का अलग, इलनेस का अलग, हाउसिंग के लिए अलग एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए अलग। इस वजह से कई लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता था कि मेरे केस में कौन सा विड्रॉल रूल लागू होगा। ईपीएफओ के 2025 रिफॉर्म डिसीजन में इन 13 पार्शियल विड्रॉल प्रोविजंस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कंसोलिडेट करने का फैसला लिया गया। उसको कंसोलिडेट कर दिया है 13 से 3 कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 एसेंशियल नीड्स, जैसे इलनेस या दूसरी जरूरी परिस्थितियों के लिए। सेकंड कैटेगरी है हाउसिंग नीड, घर खरीदना, बनाना या हाउसिंग रिलेटेड जरूरतों के लिए। तीसरी कैटेगरी जो है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए रखी है। ऐसी परिस्थितियां जहां मेंबर को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो। इसका उद्देश्य था कम कंफ्यूजन, आसान क्लेम प्रोसेस और कम रिजेक्शंस। सबसे बड़ा सवाल जिसे हर व्यूअर जानना चाहता है, पीएफ से अब कितने प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ रिफॉर्म के अनुसार एलिजिबल मेंबर 75% तक एलिजिबल अमाउंट विड्रॉल कर सकता है, जबकि 25% अमाउंट मिनिमम बैलेंस के रूप में मेंटेन करने का प्रोविजन रखा गया है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर किसी एग्जाम्पल में आपके एलिजिबल ईपीएफ बैलेंस की वैल्यू है 4 लाख रुपए, तो 75% 3 लाख हुआ और 25% 1 लाख। इस तरह रिफॉर्म का बेसिक आइडिया है आपको जरूरत के समय बड़ा हिस्सा एक्सेस करने की सुविधा मिले, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा पीएफ अकाउंट में बचा रहे। यही ईपीएफओ रिफॉर्म का बैलेंस है, लिक्विडिटी भी और रिटायरमेंट सिक्योरिटी भी। लेकिन क्या 75% हर व्यक्ति कभी भी निकाल सकता है? अब यहां सबसे बड़ी गलती होती है। 75% का मतलब यह नहीं है आप किसी भी समय अपने पीएफ बैलेंस का 75% एटीएम की तरह निकाल सकते हैं। विड्रॉल अभी भी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेबल कैटेगरी और स्कीम कंडीशंस के अधीन है। यानी पहले यह देखना होगा कि आपका विड्रॉल किस कैटेगरी में आता है। 75% विड्रॉल अनलिमिटेड विड्रॉल नहीं है, यह एलिजिबल अमाउंट पर लागू होने वाला विड्रॉल फ्रेमवर्क है और रिटायरमेंट सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए 25% बैलेंस मेंटेन करने की व्यवस्था भी रखी गई है। अब समझते हैं 12 महीने का नया रूल क्या है। पहले अलग अलग पार्शियल विड्रॉल सिचुएशन में अलग अलग मिनिमम सर्विस कंडीशंस थी।
कहीं ज़्यादा समय, कहीं अलग एलिजिबिलिटी, और यही कॉम्प्लेक्सिटी क्लेम रिजेक्शन और डिले का कारण बनती थी। अब ईपीएफओ रिफॉर्म के तहत पार्सल विड्रॉल के लिए मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट को यूनिफॉर्मली 12 मंथ करने का फैसला लिया गया है, जो 12 मंथ कर दिया गया है। यानी ब्रॉडली समझिए 12 मंथ्स की सर्विस के बाद एलिजिबल पार्सल विड्रॉल का रास्ता आसान बनाया गया है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल विड्रॉल कैटेगरी एंड स्कीम कंडीशंस। इससे खासकर नए एम्प्लॉय के लिए प्रोसेस पहले की तुलना में सिंपलर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें 12 महीने पूरे होना ऑटोमेटिकली 75% कैश मिलना नहीं है। विड्रॉल का पर्पज और एप्लीकेबल कंडीशन भी देखी जाएंगी। अब एक इंटरेस्टिंग चेंज पे आते हैं। एजुकेशन और मैरिज के लिए विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी भी चेंज की गई है। ईपीएफओ के रिफॉर्म अनाउंसमेंट के अनुसार एजुकेशन विड्रॉल 10 टाइम तक यानी 10 बार और मैरिज विड्रॉल 5 टाइम तक विड्रॉल की लिमिट को बढ़ाया गया है, चेंज किया गया है, फैसला लिया गया है इसके लिए। पहले मैरिज और एजुकेशन के लिए कंबाइंड टोटल विड्रॉल की लिमिट 3 थी। अब इसे इस तरह समझिए, अगर आपके परिवार में बच्चों के एजुकेशन के लिए अलग अलग स्टेज पर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आती है तो विड्रॉल फ्रेमवर्क पहले की तुलना में ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। लेकिन फिर वही बात, विड्रॉल एलिजिबिलिटी और एप्लीकेबल कंडीशन चेक करना जरूरी है। अब आते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। पहले स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में मेंबर को कई सिचुएशन में यह एक्सप्लेन करना पड़ता था कि उससे पार्सल विड्रॉल की जरूरत क्यों है। उदाहरण के तौर पर नेचुरल कैलेमिटी, लॉकआउट, एस्टेब्लिशमेंट क्लोजर, कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह। लेकिन रिफॉर्म में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कैटेगरी को भी सिंप्लीफाई किया गया है। ईपीएफओ के अनाउंसमेंट के अनुसार इस कैटेगरी में मेंबर को रीजन असाइन करने की रिक्वायरमेंट को हटाने का प्रोविजन रखा गया है। इसका उद्देश्य कम पेपर वर्क और फास्टर प्रोसेसिंग है। क्या अब डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लगेगा? यह भी एक बड़ा चेंज है। ईपीएफओ रिफॉर्म अनाउंसमेंट में कहा गया है कि सिंप्लीफाइड विड्रॉल प्रोविजंस और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत कम करने से क्लेम का ऑटो सेटलमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगा को हर पॉसिबल ईपीएफओ क्लेम पर लागू मत समझिए। डिफरेंस क्लेम टाइप और स्पेसिफिक सिचुएशंस में वेरिफिकेशन या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सिंप्लीफाइड विड्रॉल का मतलब ये नहीं है कि हर पीएफ क्लेम बिना किसी वेरिफिकेशन के ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। अगर जॉब छोड़ दी तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इस पे आइए डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ी, आपके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है, तो क्या आप तुरंत पूरा 5 लाख निकाल सकते हैं? यहाँ पार्सल विड्रॉल और फाइनल सेटलमेंट को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। ईपीएफओ के रिफॉर्म डिसीजन में प्रीमेच्योर्ड फाइनल सेटलमेंट के लिए एग्जिटिंग 2 मंथ वेटिंग पीरियड को 12 मंथ करने का फैसला किया गया था। यानी पार्सल विड्रॉल और नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल सेटलमेंट एक ही चीज नहीं है। पार्सल विड्रॉल जरूरत के समय एलिजिबल अमाउंट का हिस्सा, फाइनल सेटलमेंट एम्प्लॉयमेंट से एग्जिट के बाद पीएफ अकाउंट का फाइनल सेटलमेंट एप्लीकेबल रूल के अनुसार। यह डिफरेंस नहीं समझने की वजह से ऑनलाइन लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा होता था। अब ईपीएस पेंशन वाला पैसा अलग है। बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को कि मेरे पीएफ अकाउंट में जितना पैसा है मैं सब निकाल सकता हूं, लेकिन ईपीएफ और ईपीएस एक ही चीज़ नहीं है। आपको ईपीएफओ अकाउंट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पीएफ कंपोनेंट और पेंशन रिलेटेड ईपीएस कंपोनेंट अलग ट्रीटमेंट रखते हैं। ईपीएफओ रिफॉर्म में ईपीएस विड्रॉल बेनिफिट के लिए वेटिंग पीरियड को 2 मंथ से बढ़ाकर 36 मंथ करने का डिसीजन लिया गया था। इसका उद्देश्य मेंबर्स को जल्दबाजी में पेंशन अकाउंट क्लोज करने से रोकना
और पेंशन कंटिन्यूटी को इंक्रीज करना था। इसलिए ईपीएफओ विड्रॉल और ईपीएस विड्रॉल को एक ही रूल मत समझिए। पुराने और नया फ्रेमवर्क क्या है, क्विक कंपैरिजन देखते हैं। पहले बहुत सारे विड्रॉल प्रोविजंस थे, अलग अलग एलिजिबिलिटी, अलग अलग सर्विस रिक्वायरमेंट, ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्लेम रिजेक्शन डिले का रिस्क ज़्यादा था। रिफॉर्म के बाद 13 प्रोविजन से 3 कैटेगरीज हो गए हैं। मिनिमम सर्विस 12 मंथ्स हो गया है, अप टू 75% एलिजिबल अमाउंट विड्रॉल और 25% मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी हो गया है। एजुकेशन अप टू 10 टाइम्स आप पैसा निकाल सकते हैं। मैरिज के लिए अप टू 5 टाइम्स आप विड्रॉल कर सकते हैं। और सिंप्लीफाइड प्रोसेस का उद्देश्य फास्टर सेटलमेंट हो गया है, यानी पहले की कंपैरिजन में बहुत फास्टर सेटलमेंट आपका जो क्लेम होगा वो होगा। सो 5 चीजें हर एक ईपीएफओ मेंबर को याद रखने के लिए हैं। 5 चीजें याद रखनी चाहिए हर एक ईपीएफओ मेंबर को। पहला, 75% विड्रॉल का मतलब पूरा पीएफ निकालना नहीं है। दूसरा, 25% मिनिमम बैलेंस रिटायरमेंट सेविंग के लिए सेफगार्ड है। तीसरा, पार्सल विड्रॉल के लिए 12 मंथ मिनिमम सर्विस फ्रेमवर्क रखा गया है। चौथा, ईपीएफ और ईपीएस विड्रॉल को अलग अलग समझना जरूरी है। पांचवा, जॉब छोड़ने के बाद पार्सल विड्रॉल और फाइनल सेटलमेंट अलग चीजें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पीएफ को सिर्फ इमरजेंसी कैश की तरह मत देखिए, यह आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, ईपीएफओ के नए विड्रॉल रिफॉर्म का बेसिक मैसेज बहुत सिंपल है। जरूरत के समय पीएफ का पैसा एक्सेस करना आसान बनाया जाए, लेकिन रिटायरमेंट के लिए पूरा पैसा खत्म ना हो। अब विड्रॉल फ्रेमवर्क में 12 मंथ्स मिनिमम सर्विस, 75% तक एलिजिबल विड्रॉल, 25% मिनिमम बैलेंस और एजुकेशन एंड मैरिज विड्रॉल में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर व्यक्ति को ऑटोमेटिकली 75% अमाउंट नहीं मिलेगा। ये कंडीशंस और सिचुएशंस के ऊपर एप्लीकेबल है। आपकी एलिजिबिलिटी, विड्रॉल कैटेगरी, एप्लीकेबल स्कीम प्रोविजंस देखी जाएंगी। और ईपीएफओ रूल्स में इम्प्लीमेंटेशन और अपडेट्स के दौरान ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को प्राथमिकता दें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।